सॉरी फॉर द बैड स्टार्ट। गला मेरा बिल्कुल बैठ गया है क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक शाउटिंग शाउटिंग एंड शाउटिंग। चलो, एनीवेज स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पुराने वाले वीडियो में, जो इससे पहले वीडियो आया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरफेरेंस हमने सारा कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट। थोड़े से पॉइंट्स थे जो हमारे पास अभी बाकी बच्चे रह गए थे। सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग ऑल दोज पॉइंट्स। 3-4 पॉइंट्स हैं, सिर्फ उनके लिए ये पॉइंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बाद में देखेंगे। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले ये चीज आप देख सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्रिंज विड्थ है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू अ कांस्टेंट, दैट इज डी लैम्डा बाय डी। वो कांस्टेंट होता है। तो उस चीज को अब हम थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये मैं डायग्राम पहले से यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है बिकॉज इट वाज रियली टाइम कंज्यूमिंग। और ऐसा शायद एक और डायग्राम हमें बनाना भी पड़े, बट लेट अस सी। चलो, तो 6th पॉइंट पे जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ, दिस इज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस की जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग इस बात से हो रही है कि भाई यहाँ पर जो इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। किसी जगह पर ब्राइट है तो किसी जगह पर, ये देखो यहाँ पर ब्राइट है तो किसी जगह पर डल है। ये अब मैंने बनाया क्या है, पहले तो आप इस बात को समझो कि मैंने ये किया क्या। जो मैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि दिस पॉइंट विल बी अ डार्क फ्रिंज एंड देन दिस पॉइंट विल बी अ ब्राइट फ्रिंज, दिस पॉइंट विल बी अ डार्क फ्रिंज एंड देन देयर विल बी अ ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज को आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो ऐसे करके, जस्ट टू शो इट, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज लाइक दिस। तो ये जो मैंने वेव नेचर बनाया है यहाँ पे, ये बेसिकली उनका मैग्नीट्यूड है कि कहाँ पर ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है, उसके लिए मैंने यहाँ पर ये बनाया। तो सेम चीज को मैंने यहाँ पर अब हॉरिजॉन्टल वे में हमने ड्रॉ किया। तो हॉरिजॉन्टल वे में जब ड्रॉ किया तो आप देख सकते हो दिस इज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी? Imax. So Imax is basically root of I1 plus root I2 whole square, and I minimum will be root of I1 minus root of I2 whole square. So these are two things, Imax and I minimum. तो इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर जीरो, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ मिनिमम इंटेंसिटी। तो ये जीरो कैसे शो होगी भाई? जब I1 और I2 दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर I1 I2 की वैल्यू पुट करूंगा तो ये चीज हो जाएगी जीरो। इफ I1 इज इक्वल टू I2, इंटेंसिटी मैक्स विल बी, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ रूट आई। तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स आई नॉट। मान लिया जाए कि ये आई नॉट के बराबर है, तो 4 टाइम्स आई नॉट हो जाएगा। और आई मिनिमम की अगर मैं बात करूं, सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो वो मैंने यहाँ पर जीरो शो कर दिया। तो मैं इसकी जो ये हाईएस्ट पॉइंट इंटेंसिटी आ गई, तो बिकॉज दिस इज on this axis I am showing intensity, and here I am actually showing the distance. So this is basically the y, the distance of the fringe from the central fringe. तो ये वाली जो फर्स्ट फ्रिंज है ये सेंट्रल फ्रिंज है, ये फर्स्ट मैक्सिमा है। उस सबको मैं यहाँ पर अपने इस डायग्राम में इंकॉर्पोरेट करूंगा और आपको बताऊंगा कि बेसिकली हो क्या है। ध्यान से सुनिएगी बात। तो ये जो मेरे पास आ गया, इसको मैंने लिखा आई मैक्स विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स आई नॉट, एंड यहां पर मेरे पास आ गया आई मिनिमम विच इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो, प्रोवाइडेड आई वन इज इक्वल टू आई टू। अब इसमें मैं देखता हूं कि कितने कितने डिस्टेंस के बाद क्या क्या मुझे मिल रहा है। तो ये जो मेरे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आई है, सेंट्रल मैक्सिमा है इस पॉइंट पे। सो दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा। सेम डायग्राम ही दूसरी तरफ भी आएगा, बैक साइड पर भी आप इसको इंक्रीमेंट लेकर जा सकते हो। यहाँ लेटर से, वेट ए मिनट, मैं इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ।
यहां से बना देते हैं, ठीक है ना। तो नाउ लेट अस सी। तो अब ये जो मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा है वो यहाँ नहीं है, वो बिल्कुल सेंटर पर चला गया। दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, ओके। एंड देन देर आर टू डार्क थिंग्स। तो इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले जाता हूँ, तो दैट विल बी बेटर। सेंट्रल मैक्सिमा द फर्स्ट वन, वेयर n इज इक्वल टू 0। ओके। एंड ये जो मेरे पास आ गया, मैं ब्लू कलर से डार्क लिखूंगा। सो दिस विल बी द फर्स्ट डार्क, ठीक है ना, फर्स्ट डार्क। एंड आई कैन राइट इट लाइक, how to write it, okay, first, this is second, and then this will be third, like this, okay। So this is the first dark। तो डार्क को मैं नीचे लिखूंगा, और जो ब्राइट है उनको मैं ऊपर लिखने की कोशिश करूंगा। तो ये डार्क हो गया। तो डार्क में मेरे पास कंडीशन आ जाती है सबसे पहले डेल्टा एक्स की, और ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स की अगर मैं कंडीशन लगाऊं, सो दैट शुड कम आउट टू बी, इसको मैं वैसे लिखूं कि नहीं लिखूं, वेट ए मिनट बेटा, 2 मिनट रुक जाओ आप। वाई की वैल्यू भी यहाँ पर लिखी जा सकती है, बट चलो पहले मैं फाइव लिख देता हूँ। तो ये मिनिमा है और ये मेरे पास मैक्सिमा है। अरे यार डायग्राम बड़ा छोटा सा बन रहा है और लिखना बहुत सारा कुछ है, इसलिए देयर इज अ प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। वेट, तो ये मेरे पास मैक्सिमा है ना, तो मैक्सिमा पहले लिख देते हैं। तो फाइव विल बी, for central maxima phi will be 0. For this first maxima, the phi is coming out to be 2 pi, and then here it is coming out to be 4 pi, and then it will be 6 pi. And now you see the value of phi for minimum values for this. So that value will be, here it will be phi is equal to pi, here 3 pi, and then 5 pi. In between these, all these, I am getting the minimum. Now, where is the fringe width? This is fringe width. Uh, this. This is the fringe width, beta. Okay, half of that. Okay, so let us say from this point to this point is the fringe width. That is the thickness of the fringe. So this is beta that we are getting. And now, what about lambda? Sorry, delta x, the path difference. So here the path difference is 0. Here the path difference is 1 lambda. Here 2 lambda. Here 3 lambda. And that is evident from the diagram itself. 1 lambda, 2 lambda, and 3 lambda. And here, what will be the path difference? So here the path difference will be lambda by 2, obviously. And you can see it that this is, yes, it is lambda by 2. This is then 3 lambda by 2, and then this is 5 lambda by 2. So it will move like this. Okay, so this is phi that we are talking, and this is delta x that we are talking. First of all, this thing. So we have written this. Now if anything else that we need to write, मैं वो भी यहाँ पर लिखूंगा। तो ये मेरे पास बन जाते हैं मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंजेस, और ये मेरे पास बनता है डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस। ओके, सो दीज टू थिंग्स। और अगर मैं वाई की बात करूं, वाई भी कर ही लेते हैं, तो मैं मैक्सिमा की बात ही करूंगा।
So maxima, this y will be 0, and another y will be d lambda um, by a small d. So that will be the fringe width. Yes, d lambda by d is the fringe width. No? So okay, y you can calculate it yourself. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, उसको शो करना बड़ा मुश्किल है बेटा यहाँ पे डायग्राम में, इसलिए मैं डायग्राम को यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाती है मेरे पास इंटेंसिटी, एंड दिस इज हाउ द इंटेंसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप देख सकते हो कि पहले इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ब्राइट फ्रिंज आएगा सेंटर पे, उसके बाद ब्लैक कलर की स्ट्रिप आएगी, फिर से व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, इट विल बी लाइक दैट। ओके, चलो, तो द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू एम्फसाइज इज कि इंटेंसिटी का जो मेरे पास नॉर्मल फॉर्मूला है, that is actually coming out to be I1 plus I2 plus twice of I1 I2 cos phi. So let us say that there is no phase difference here, okay, or let us say that there is a phase difference phi, and I1 is equal to I2. तो I1 is equal to I2 है, तो ये हो जाएगा 2I प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 2I क्योंकि y स्क्वायर बन जाएगा into cos phi. So this will become twice of, let me say, I naught into 1 plus cos phi. And now 1 plus cos phi can be written as, there is a formula here in trigonometry and it is really very important and it comes time and again. तो इस चीज को आपको याद करना है, cos of 2 theta, cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. तो अब आप कहोगे कि यार सर यहाँ पर तो एक ही थीटा है, आपने 2 थीटा का फार्मूला क्यों किया? क्योंकि मैं इसको अब थीटा बाय 2 में कन्वर्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसके दो और इन्वर्जन हैं, cos square theta minus 1 because cos square theta plus sin square theta is equal to 1. तो मैं यहाँ पर sin square theta की वैल्यू पुट करूंगा तो ये बन जाएगी, अगर मैं cos में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो वैल्यू मुझे sin square theta में मिलेगी, एंड फ्रॉम हियर आई विल फाइंड दिस वैल्यू 1 plus cos phi, और इसको मैं 5 मान लूंगा 2 थीटा को, तो ये वाला 1 यहाँ पर चला जाएगा, सो आई वुड बी गेटिंग ट्वाइस ऑफ cos square phi by 2. So twice of cos square phi by 2 for I naught into cos square phi by 2. So this will be the resultant intensity. तो ये एक और फॉर्मूला आपके पास बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का बन जाता है वही पुराने वाला फार्मूला ही, उसी का तोड़ मरोड़ किया हुआ है, उसी में चीजें की हुई हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आ जाए कल तो आप बौखलाओ नहीं, पागल नहीं हो जाओ, तो उसके लिए हमने आपको बता दिया कि भाई फाई ये रहा और आई ये रहा। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट आई विद रिस्पेक्ट टू फाई, कि फाई क्या है। अब देखो फाई क्या है, अगर एक्चुअली में 5 पाई है तो आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी, अगर 2 पाई है तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, लेकिन अगर बीच में मैं कहीं डाल दूं लेटर से पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 6, कुछ भी अनाप्शन आप आपको कोई वैल्यू दे दूं, तब क्या होगा, तो वैल्यूज तो तब भी हैं मेरे पास यहाँ पर, तो उनका मैग्नीट्यूड निकलता है ये वाले फॉर्मूले से। तो दिस इज द सेकंड थिंग प्रोग्रेस। तो आज हमें इस वाले टॉपिक में ज्यादा चीजें नहीं करनी, सो दिस इज द थर्ड थिंग आई एम नाउ गोइंग टू टेल यू। नाउ व्हाट विल दैट बी? incoherence. Yes, point number 8. Now point number 8 is that हमने सबसे पहले कंडीशन लगाई कि इंटरफेरेंस करने के लिए भाई आपको दो सोर्सेज चाहिए जो कोहेरेंट है, लेकिन अगर वो कोहेरेंट ना हो तो क्या होगा? दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तभी हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली में कोहेरेंस का फायदा क्या है। देखो, तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होती हैं? तो मैंने आपको पहले बताया कि कोहेरेंट सोर्सेज आर लाइक, डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जी, ठीक है, एंड फेज डिफरेंस पर उनकी एक मेन कंडीशन थी। तो द कंडीशन वाज कोहेरेंट सोर्सेज, द सोर्सेज which provide light waves with zero or
कांस्टेंट फेज डिफरेंस। डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, मैंने कोई फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की, किसी की बात नहीं की, बट हम फेज डिफरेंस पर यहां पर ध्यान लगाना चाहते हैं कि भाई कोहेरेंट का अगर ना हो तो क्या होगी। तो मुझे अब ये पता चल गया कि आई इज इक्वल टू दिस, we now know that I will be equal to I1 plus I2 plus twice of I1 I2 square root into cos phi। ये आपके पास आ गया आई, दैट द इंटेंसिटी। तो अब इस केस में मान लो मेरे पास जो सोर्सेज है वो I1 और I2 तो कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन फाई उनका कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जीरो हो, यहाँ तो वो cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाए, या फिर उनका जो फेज डिफरेंस है कहीं पर भी अगर मैं लूं तो वो कांस्टेंट हो, पाई है तो पाई हो, 2 पाई है तो 2 पाई ही रहे। लेकिन अगर आपके पास ये फेज डिफरेंस भी चेंज होता जा रहा है तो आपके पास इंटेंसिटी एक सर्टेन लोकेशन पर कांस्टेंट नहीं आएगी, वो वेरिएबल होगा। तो इफ फेज डिफरेंस phi will not be constant, अगर वो कांस्टेंट ना माना जाए, अगर फाई कांस्टेंट नहीं है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी at any certain point, resultant intensity at any certain point will also not be constant. Why? बिकॉज आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो फाइव पे डिपेंड करती है, तो जिसके कारण आपकी एक पॉइंट पर जहां पर ब्राइट फ्रिंज है वहां पर जरूरी नहीं कि ब्राइट फ्रिंज ही हो, वो मूव करता रहेगा, कभी ब्राइट हो जाएगा, कभी डार्क हो जाएगा, कभी ब्राइट हो जाएगा, कभी डार्क हो जाएगा। तो एक सिंगल पॉइंट पर भी आप ये नहीं बता सकते कि वेदर देयर विल बी अ ब्राइट फ्रिंज और देयर विल बी अ डार्क फ्रिंज। तो इसलिए हमें कोहेरेंट सोर्सेज को अपने पास रखना जरूरी होता है। दिस इज व्हाई द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। Now, this point is the last point that we are going to discuss in this, and I would like to warn you that this thing is not important for board exams, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल के एमसीक्यू वाली चीज़ है। तो मैं इसको करवा रहा हूँ ताकि चलो अगर आपके एमसीक्यूज में आ जाता है या कहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपके पास बना बनाया रिजल्ट हो, अदरवाइज इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो उसको आप देख लो। तो अब यहाँ पर क्या है, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम ये है कि मेरे पास दो स्लेट्स हैं, एंड फ्रॉम दोज टू स्लेट्स आई एम क्रिएटिंग इंटरफेरेंस। लेट अस से इस पॉइंट पर मेरे पास इंटरफेरेंस हो गया, ये S1 है, ये S2 है, एंड ये मेरे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन यहाँ पे बन रही है। तो दिस इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब यहाँ पर हमने एक और तिकड़मबाजी की। वही बात है कि साइंटिस्ट जो है ना लोग, ये टिका नहीं कर सकते कि भाई इतना पढ़ लिया बहुत है ना, इसके अंदर अगर ये कर दे तो, इसके अंदर अगर ये कर दे तो यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसी चीज की जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। व्हाट दे हैव डन इज कि उन्होंने यहाँ से इसको काटा और यहाँ पर एक शीशा जो है, मतलब एक ग्लास स्लैब, जो हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा था, दैट ग्लास स्लैब हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड हियर। तो अगर ये ग्लास स्लैब यहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, तो ये ग्लास स्लैब यहां पर इंट्रोड्यूस किया,
ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू गिवन है। ठीक है, और अब हमारे जो पैटर्न हमारा जो बनने वाला है यहाँ पे, उस पैटर्न पे अब क्या फर्क पड़ेगा, दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पर जो मेरे पास भाई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आ रही थी वो यहाँ पर आ रही थी, बट नाउ व्हाट विल हैपन टू इट, ओके, नाउ व्हाट विल हैपन टू इट, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसके मैं ऐसा करता हूँ, कंफ्यूजन ना हो तो दो डायग्राम्स यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, और ये ऊपर वाले डायग्राम में आई एम रबिंग दीज थिंग्स, there is no glass slab here and central fringe is there, but now the central fringe will shift, और यहाँ पर जो सेंट्रल फ्रिंज का जो शिफ्टिंग होगी उसके बारे में अब हम यहाँ पर जानना चाहते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज गोइंग टू शिफ्ट। नाउ व्हाट विल इट बी, दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पहले इस पोजीशन पे थी, अब ये भाई थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहां पर चला जाएगा, सो दिस विल बी द न्यू पोजीशन। बट ये अब न्यू पोजीशन जो आएगी, जो ऊपर को शिफ्ट हुआ, वो कितना शिफ्ट होगा ये अब हम देखना चाहते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो हमारे पास एक बना बनाया फॉर्मूला है, देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जहां पर ज्यादा दिमाग लगा के दिमाग खराब हो तो वहां पे सिंपल फार्मूला डाल दो, उसमें वैल्यू पुट कर दो, जो आगे आ गया। तो अब यहाँ पर हम वैसे ही करेंगे, जो आगे आ गया देखते हैं। तो y के केस में मैं देखता हूँ y और डेल्टा x जो है पाथ डिफरेंस, उनका हम यहाँ पर फॉर्मूला बना चुके हैं। y का ये रहा, y is d by d into delta x, this is what we are going to use. Now delta x is basically this thing, the path difference. तो मैं अब यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा हूँ, इसलिए पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना मेरे लिए बहुत आसान है। ठीक है, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा कम्बरसम होता। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी नो y is equal to कैपिटल D by स्मॉल d इंटू डेल्टा एक्स। तो ये हमारे पास एक बड़ा सरल फॉर्मूला बन गया कि भाई आप पहले डेल्टा एक्स फाइंड कर लो कि पाथ में कितना डिफरेंस है, जितना पाथ में डिफरेंस है उसकी हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और y मिल जाएगा। तो देख लेते हैं कि डेल्टा एक्स क्या होगा। यहाँ पर पाथ डिफरेंस, अब इस केस में मैं देखूं तो मेरे पास पाथ डिफरेंस जीरो है, तो अगर पाथ डिफरेंस जीरो है तो y भी यहाँ पर जीरो है। y इज ऑल्सो जीरो, तो ये मेरे पास बन गया सेंट्रल राइट फ्रिंज। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिंपल है। लेकिन जब हम इसमें जाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई वहां पर कितना पाथ यहाँ पे ऐड हो रहा है। थिकनेस इसकी जो है वो टी है, तो मैं डेल्टा एक्स यहाँ पर कैलकुलेट करने वाला हूँ, व्हाट विल बी दैट। तो डेल्टा एक्स तो हमारा जो नॉर्मल है उसको तो डेल्टा एक्स कहेंगे ही कहेंगे। दैट इज अ सेपरेट केस कि अगर मैं बिल्कुल सेंट्रल फ्रिंज लूं तो डेल्टा एक्स विल बी जीरो। बट मान लो मैं सेंट्रल फ्रिंज नहीं लेता हूं, तो डेल्टा एक्स की तो कोई सर्टन वैल्यू तो आएगी आएगी, उसको मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स के रूप में ऐड कर दूंगा। इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज इक्वल टू जीरो, बट इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू जीरो। तब क्या होगा, केस टू। तो अब मैं टोटल डेल्टा एक्स फाइंड करूंगा। नाउ the total path difference will be equal to delta x plus something। तो प्लस का क्या, पहली बात तो यहां पर इस लाइट ने ग्लास के अंदर ट्रेवल किया है फॉर द थिकनेस टी, तो पहले तो आप इस टी को माइनस कर दो, कभी पहले तो हम ये टी को माइनस कर दें। ठीक है, और इसके बाद हम प्लस करेंगे यहाँ पर क्या, टी को मैंने माइनस कर दिया कि नॉर्मल नहीं है वो, तो नॉर्मल डिस्टेंस कितना डेल्टा एक्स माइनस टी हो गया, और जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑप्टिकल डिस्टेंस, तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू इनटू टी। देखो यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये हमने पहले किया था कि ऑप्टिकल लेंथ
विल बी इक्वल टू एल इज इक्वल टू म्यू इंटू डी। तो ये आपको याद होगा, हमने फर्स्ट, आई डोंट थिंक कि आपको याद होगा क्योंकि ऑप्टिक्स चैप्टर के फर्स्ट क्लास में हमने ये फॉर्मूला किया था, एल इज इक्वल टू म्यू डी। तो एल इज द डिस्टेंस दैट द लाइट शुड हैव ट्रेवल्ड इन एयर इफ देयर वाज नो स्लैब। ठीक है, तो ये आ गया एल इज इक्वल टू म्यू डी। तो इसकी थिकनेस टी है, तो ये बन गया म्यू टी। तो मेरे पास पाथ डिफरेंस बन गया। एंड सो नाउ टोटल पाथ डिफरेंस एक्चुअली कम्स आउट टू बी डेल्टा एक्स। तो जो पहले वाला डेल्टा एक्स है, जो ये वाला डेल्टा एक्स है, अब मैंने यहां पर कहीं स्लैब रख दी, तो जिसके कारण एक और वहां पर डेल्टा एक्स ऐड हो गया। तो ये वाला डेल्टा एक्स तो था ही, लेकिन उसके कारण एक डेल्टा एक्स और ऐड हो जाता है। तो मेरे पास ये चीज बन जाएगी, ये रहा मेरे पास डेल्टा एक्स, और वो आया यहां से। तो यहां से मैं t को कॉमन ले लेता हूं एंड इट विल कम आउट टू बी म्यू माइनस वन। नाउ वी नो दैट म्यू इज c बाय v विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। तो अगर ये v ये ग्रेटर देन वन है, तो डेफिनेटली वी हैव एडेड समथिंग इनटू डेल्टा x। तो हमारा पाथ डिफरेंस यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो y कैसे आएगा, कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू डेल्टा एक्स आना था, लेकिन यहां पर म्यू माइनस वन इंटू टी यहां पर ऐड हो जाएगा और मेरे पास वाई आ जाएगा। तो ये जो वाई डैश जो है, जो आपके पास एक्चुअली में जो शिफ्ट हुआ है, वो शिफ्ट इज इक्वल टू दिस। सो द शिफ्ट डेल्टा वाई दैट इज गिवन बाय this, but multiply by capital D divided by small d also, ये भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बी दी टोटल शिफ्ट। ओके ओके एंड फाइन। और मैं इसके एक और वेरिएशन क्रिएट कर सकता हूँ, लैम्डा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो d लैम्डा बाय d इज द फ्रिंज विड्थ, तो आई कैन राइट इट एज म्यू माइनस वन इंटू टी बीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। तो ये थोड़ा सा जेन्युइन लगता है। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू बीटा बाय डी म्यू माइनस वन इंटू टी। सो इसको भी मैं ऑरेंज बॉक्स में ही रख रहा हूँ, रेड बॉक्स में नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट ए मेन स्ट्रीम फॉर्मूला। ये सिंपल आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि यार इंटरफेरेंस से डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा उसके साथ आप कलाबाजियां करोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई क्या चीज हो रही है। ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास डेल्टा वाई, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये ग्लास स्लैब नीचे होता तो नीचे की तरफ शिफ्टिंग हो जाती। So with this we have completed almost like one of the most difficult part of interference, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। So with this I am now closing this video बेटा। तो इस वीडियो के साथ में आपका खत्म हो गया इंटरफेरेंस। ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस एक बहुत सिंपल टॉपिक है, मतलब सिंपल नहीं है, आई पार्डन माय वर्ड, इट्स रियली कॉम्प्लेक्स। बट अगर आप इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो तो आपके सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल तरीके से हो जाएंगे। जब तक आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं की तब तक इस चैप्टर में आपका कोई फायदा नहीं निकलेगा। बोर्ड का एग्जाम हो या ऑब्जेक्टिव हो, इस चैप्टर में से थ्योरी नहीं आती, बहुत कम आती है। इस चैप्टर की थ्योरी आपकी टेस्ट होती है न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल्स इसके करने आपके लिए बेहद जरूरी हैं। जो भी आपके पास बुक है उसमें से आप इसके न्यूमेरिकल करो, और जो हमारी 5 बुक है उसमें से आप थ्योरी कर लीजिए। जो मैंने आपको करवा दिया दैट इज सफिशिएंट, इससे ज्यादा थ्योरी की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। और इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल जरूर कर लेना, क्योंकि वही एग्जाम्स में आने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है। सो हियर आई एम क्लोजिंग इंटरफेरेंस एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस diffraction. Now that is again a very important topic, very beautiful. It's even like difficult as interference, but as understandable as interference. Okay, all the best, bye.